हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम सीडीपी की क्लास 3, जिसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सीडीपी पे बेस्ड रहेंगे और साथ में उनके आंसर्स की हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? ऑप्शन 1 है डेविड वेक्सलर, ऑप्शन 2 अल्फ्रेड विनेट, ऑप्शन 3 चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अल्फ्रेड विनेट। सही आंसर रहेगा। इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट एक टाइप की असेसमेंट होती है जिसमें हम मेजर करते हैं कि किसी के इंटेलेक्चुअल लेवल की, मेमोरी की, स्पीड की, अटेंशन की या रीजनिंग एबिलिटीज की या फिर जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनकी रेंज क्या है। उनकी रेंज को हम इसमें मेजर करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। और इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए जो है हम एक आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसमें हम मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 करके जो है इसका फॉर्मूला रहता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को जानने का, किसी के आईक्यू लेवल को जानने का। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे कि वाइनेट ने दिया है, वेक्सलर ने दिया है, तो बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। तो अगर अल्फ्रेड वाइनेट की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं हिस्ट्री में। अल्फ्रेड वाइनेट ने जो है काम किया था अपने असिस्टेंट साइमन के साथ, और जो इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाया था उसका नाम था वाइनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। नाम क्या था? वाइनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। इस नाम से इन्होंने टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था। इस टेस्ट में जो 30 डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हुए थे या टास्क रखे हुए थे जो बच्चों से पूछे जाने थे, जो चाइल्ड्स के साथ इन्होंने असाइन करने थे, जो कि उनके एवरेज परफॉर्मेंस जिससे निकाला जाएगा और उससे उन्होंने आईक्यू बाद में निकालना था। अगर बात करें वेक्सलर की, तो वेक्सलर ने भी एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया हुआ था जिसे एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल भी कहा जाता है। वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल भी कहा जाता है। ये भी आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कि पियाजे की थ्योरी के मुताबिक जो है इनमें से जो है कौन सा जो है जो थ्योरी है उसमें व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो देखिए, सोशल एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, मैच्योरेशन भी इन्फ्लुएंस करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, एक्टिविटी जो हम टास्क करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं। और बात करें लैंग्वेज की, तो पियाजे ये मानता था अपनी थ्योरी में कि लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। बेसिकली पियाजे ने 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें बायोलॉजिकल मैचुरेशंस, एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्टिविटी आती है, सोशल एक्सपीरियंस यानी कि सोशल इंटरेक्शंस आते हैं, और इक्विलिब्रेशन जिसमें आता है, जो कि किसी व्यक्ति की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें लैंग्वेज का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया है। हालांकि पियाजे ये कंसीडर करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि लैंग्वेज और थॉट दोनों में जो है सबसे पहले थॉट आया है, लैंग्वेज जो है उसके बाद आई है। सबसे पहले थॉट आया है और लैंग्वेज जो है उसके बाद आई है, पहले नहीं आई है। थॉट पियाजे की थ्योरी के मुताबिक क्या है कि फर्स्ट थॉट एमर्ज फर्स्ट एंड लैंग्वेज बिकम्स द इमीडिएटली प्रोवाइडिंग द मीन्स बाय विच लेटर कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्टिव थिंकिंग आर फर्दर्ड। तो जनरली उसने बोला कि थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रीसीड्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश। कि जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है वो इनमें से किसकी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन से? अचीवमेंट गोल्स की है, या करिकुलर डिक्लेरेशंस की है, रीडिंग स्किल्स की है, या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की है? तो देखिए, ये जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस है। बेंजामिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है एक सेट है जिसमें 3 हायरार्किकल मॉडल्स रेफर्स किए गए हैं, जो कि क्लासिफिकेशन करते हैं एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। इस टेक्सोनॉमी में ये 3 डोमेन की बात करता है। ठीक है, जो 3 डोमेन कौन कौन से? कॉग्निटिव डोमेन है, एक कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, और एक साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं, साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं, और तीसरा अफेक्टिव डोमेन्स की बात करते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी इन 3 डोमेन्स के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं की आगे ये एक्सप्लेनेशन करते हैं। बात करें कॉग्निटिव डोमेन की,
तो इस डोमेन में क्या होता है कि बच्चा जो है नॉलेज के साथ, क्रिएशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ इवेल्यूशन भी सीखता है, एनालाइज करना भी सीखता है। ठीक है, वो सारी कॉग्निटिव डोमेन्स में आती है। और साइकोमोटर डोमेन्स में आपकी ऐसी स्किल्स आती हैं जो व्यक्ति एक्वायर करता है डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल मूवमेंट्स के जरिए। अफेक्टिव डोमेन्स में हमारे इमोशंस आते हैं, हमारी फीलिंग्स आती हैं, वैल्यूज आते हैं और एप्रिसिएशंस आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इन मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, कि भाषा में जो है सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका अर्थ होता है वो इनमें से कौन है? तो ये लगभग सभी को पता होता है वैसे, और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सिंटेक्स है, मॉर्फीम है, फोनेम है या प्रैग्मेटिक्स है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। मॉर्फीम जो है लैंग्वेज सिस्टम में जो है क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका मीनिंग होता है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कैरिंग मीनिंग। अगर हम इस मॉर्फीम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसका मीनिंग नहीं रहता है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसके बाद मीनिंग किसका है? मीनिंग मॉर्फीम का ही। तो स्मॉलेस्ट मीनिंग वाला एक यूनिट है किसी लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय डैश। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पावलोव की, वो बात करती है कि जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है। रिइंफोर्समेंट से होती है, एसोसिएशन से होती है, इमिटेशन से होती है, इनसाइट से होती है। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा एसोसिएशन, ऑप्शन 2 एसोसिएशन से होती है। इसमें जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसमें इसने अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात की है, कंडीशन स्टिमुलस की बात की है, कंडीशन रिस्पॉन्स की बात की है। ठीक है, ये 2-3 चीजें इसने इसमें डिस्कस की है पावलोव ने। एक हो गया आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, दूसरा हो गया कंडीशनड स्टिमुलस और तीसरा हो गया आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये 3 चीजें इसने इसमें डिस्कस की। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस किस थ्योरी से संबंधित है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय। तो जोन ऑफ, जो जिसको हम जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है किसने जो है डिस्क्राइब किया है? बाइगॉट्स्की ने किया है, प्याजे ने किया है, ब्रूनर ने किया है या कोलबर्ग ने किया है? तो देखिए इसको बाइगॉट्स्की ने इसको जेडपीडी को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। लेव बाइगॉट्स्की जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये जेन प्याजे के कंटेम्परेरी भी रहे हैं, और दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरियां जो है दी थी, जबकि प्याजे की थ्योरी थोड़ी अलग सी थी और इनकी जो बाइगॉट्स्की थी इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इस तरह से नाम से इनकी थ्योरी थी, जो कि विश्वास करते थे अपनी थ्योरी में कि जो सोसाइटी और कल्चर है उसका बच्चे के जो विकास है, डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही वाइटल रोल रहता है। और बात करें जेडपीडी की, तो जेडपीडी क्या है? जेडपीडी डिफरेंस है प्रेजेंट लेवल की डेवलपमेंट में और जो डेवलपमेंट हम किसी के असिस्टेंट से गैदर करेंगे पाएंगे, उसके बीच का डिफरेंस है जेडपीडी। और जो बाहर से हमें गाइडेंस मिलेगी उसको हम MKO नाम से जानते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो कि हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, वो आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, जो लेवल हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा नॉलेज का, अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी रहेगा। ठीक है, जो भी हमें बाहर से जो हेल्प मिलेगी वो उस बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग होगी, जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग उसको बाहर से सपोर्ट मिलेगा MKO के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी इनमें से किसके साथ है? कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, मॉडलिंग के साथ या इमिटेशन के साथ? देखिए क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही रिलेटेड रहेगा, तो इसका आंसर भी डाइवर्जेंट थिंकिंग ही रहेगा। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी जनरली एक एबिलिटी है या एक ट्रेट है जिसके जरिए कोई व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में कोशिश करता रहता है, नया क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है, उसके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की भावना डेवलप होती रहती है और आती रहती है। जैसे कि क्रो ने भी कहा है कि क्रिएटिविटी का एक मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए हम हमारे जो ओरिजिनल आउटकम्स हैं उनको हम बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेटरल थिंकिंग भी कहा जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेटरल थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का निकाला जाएगा डाइवर्जेंट थिंकर के द्वारा।
वो एक्सप्लोर करता है जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन बाद में वो एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर आ जाता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में वो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालता है और बाद में जो सबसे बेस्ट होता है उसको लेता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में वो पर्टिकुलरली एक ही सॉल्यूशन के ऊपर अराइव होगा, ठीक है, एक ही लॉजिकल स्टेप्स के ऊपर अराइव होगा। जैसे कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट होते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Chomsky, an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance, which is called। चॉम्स्की के अनुसार जो है हमारे अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है जिसके जरिए हम भाषा को अधिग्रहित करते हैं, भाषा को इनहेरिट करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लैंग्वेज अडेप्शन डिग्री कहा जाता है, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, या फिर लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिजायर कहा जाता है, या फिर लैंग्वेज एक्वायर डोमेन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD के नाम से इसको जाना जाता है। नोआम चॉम्स्की जो है फेमस एक लिंग्विस्ट रहे हैं, मॉडर्न लिंग्विस्ट रहे हैं। इनका जो क्रूशियल कंट्रीब्यूशन है फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक में उसके लिए बहुत जाना जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी, ठीक है, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चॉम्स्की ने क्या बोला था कि चॉम्स्की ने बोला था कि जो LAD है, लैड है, ये क्या है, एक नेचुरल एबिलिटी है, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है ये, ठीक है। LAD एक नेचुरल एबिलिटी है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी सोशियो उसका बैकग्राउंड है, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, किसी भी बैकग्राउंड से है, वो नेचुरल एबिलिटी रहेगी सबके अंदर, किसके लिए, भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। और ये एक बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की तरह इसको देखते हैं, जिसके मतलब इनेट कैपेसिटी हमारी जो बायोलॉजिकली हमें मिलती है और हर एक व्यक्ति में ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या आता है, इमोशंस, सोशल्स, कॉग्निटिव्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें सब आते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इमोशन भी आते हैं, सोशल जो इंटरेक्शन होते हैं वो भी आते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसी में ही आती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है एक टाइप की आपकी सिस्टमेटिक स्टडी जिसमें हम इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को एजुकेशनल सेटिंग्स के जरिए ठीक करते हैं, मतलब उनको समझते हैं और उसको आगे फॉस्टर करते हैं ताकि उसकी जो डेवलपमेंट हो वो हार्मोनियस हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो उस बच्चे की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें हेल्प करती है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, इंटेलिजेंस रहता है, पर्सनैलिटी रहती है, इमोशंस रहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हर बच्चे को समझने में मदद करती है और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हमें उसको शिक्षा देने की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इन द ईयर। तो पार्लियामेंट ने, इंडिया की जो पार्लियामेंट थी उसने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो कब पास किया? 2015, 17, 19 या 2014 में? तो ये 2017 में जो है इंडियन पार्लियामेंट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था। तो WHO ने 2005 में अपनी एक डेफिनेशन में बोला था कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है अपना पोटेंशियल पूरी तरह से ज्ञात कर ले, ठीक है, और अपने पोटेंशियल के साथ लाइफ में कॉप अप करे और नॉर्मल स्ट्रेस उसकी लाइफ में उसको ज्यादा नहीं लगे और वो प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली जो है वो एबल रहे अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, किसके लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, वो मेंटली जो है वो प्रिपेयर्ड रहे। तो इस तरह से WHO ने इसको मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया था, मतलब उसको अपने पोटेंशियल का ज्ञान होना चाहिए। तो जिसको अपने पोटेंशियल का ज्ञान होता है वो मेंटली स्ट्रांग है, जिसको नहीं है वो नहीं है। इस तरह की डेफिनेशंस WHO ने दी थी 2005 में। तो ये थे हमारे CTET के लिए, HP टेट के और UP टेट के लिए जितने भी जो टेट के एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।